नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं शीतल राजपूत। गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष के दलों ने लामबंदी शुरू कर दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से विपक्षी नेताओं को एकजुट करने का मिशन शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार पूरी तरह अब दिल्ली कूच की तैयारी में है। एक प्रोग्राम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपने की बात कहने के साथ ही 2024 के लिए उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर दी। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भी लगभग जाहिर है। वहीं कांग्रेस समेत ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार और एमके स्टालिन जैसे विपक्ष के नेताओं ने अभी तक खुलकर कुछ नहीं कहा है। ऐसे में सवाल है कि 2024 में विपक्ष में कौन कौन आने वाला है। क्या विपक्ष नीतीश के साथ एकजुट होगा या नीतीश अकेले चलेंगे? इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा, आपस में एकजुटता रखना चाहे। लोग हर जगह अगर एकजुट होकर के और मिल करके चलेंगे, ये जो यहाँ पर जो कुछ भी किया जा रहा है अब आजकल, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में, उनको सब एकजुट करने के हर संभव प्रयास हम करेंगे। अच्छा। भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। नीतीश का दिल्ली कूच तय हो चुका है सब कुछ। केजरीवाल और केसीआर खुद को कर रहे तैयार। ममता, पवार, अखिलेश पत्ते नहीं खोल रही कांग्रेस। तो 2024 का एजेंडा तय, विपक्ष में कौन कौन? सबका अपना अपना स्वाभिमान, कैसे पूरा होगा 24 का अभियान? मोदी को रोकने का प्लान ऑल, विपक्ष की कवायद कैसे होगी सफल? तो 2024 के लिए लामबंदी शुरू हो गई है। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली कूच की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए वो प्रदेश में तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर चुके हैं। नीतीश कुमार पुराने जनता दल के नेताओं को एक साथ लाने की कवायद में भी पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं। इधर तेलंगाना के सीएम केसीआर भी खुद को दिल्ली दरबार का उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके लिए केसीआर ने दिल्ली में अपनी पार्टी का ऑफिस भी खोल लिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने के मकसद से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इन सब के अलावा राहुल गांधी, ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, ये तमाम नेता भी 2024 में बीजेपी के मोदी की विजय रथ को रोकने की पूरी प्लानिंग में जुटे हैं। विपक्ष के तमाम नेता जानते हैं कि मोदी को रोकने के लिए सभी को हर हाल में एक साथ आना होगा। सवाल है कि मोदी को रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना क्यों जरूरी है? तो इसका जवाब है नंबर। लोकसभा के नंबर गेम में इस वक्त कोई एक ऐसी विपक्षी पार्टी नहीं है जो बीजेपी के सामने अकेले टिक सके। सबसे पहले बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार चाहते हैं कि विपक्ष के तमाम दल एक साथ आएं, खासकर पुरानी जनता दल। सियासी गलियारों में तो यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार की कोशिश जनता दल से अलग हुई पार्टियों को फिर से एक साथ लाकर राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पार्टी बनाई जाए और उसके बैनर तले ही 24 का चुनाव लड़ा जाए। इस लिहाज से देखा जाए तो मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार के जेडीयू के पास लोकसभा में 16 सांसद हैं। 2019 के चुनाव में जेडीयू बीजेपी के साथ थी,
वहीं लालू यादव की आरजेडी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी, जिसमें खाता भी नहीं खुला था। इसके अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पास 3 सांसद हैं, जबकि जनता दल से ही अलग होकर पार्टी बनाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के भी 1 सांसद हैं। लोकसभा में इन सभी को मिलाकर होते हैं 20 सांसद। अब इन दलों की क्षेत्रीय ताकत भी समझ लीजिए। बिहार में जेडीयू के पास 45 तो आरजेडी के पास 79 विधायक हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के पास 110 विधायक हैं। वहीं कर्नाटक में जेडीएस के पास 30 विधायक। आंकड़ों में देखें तो विधानसभा चुनाव में सभी दल खुद को साबित कर चुके हैं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू की पार्टी की साझा सरकार चल रही है, तो यूपी में समाजवादी पार्टी सरकार चला चुकी है और फिलहाल विपक्ष में है। जेडीएस और कांग्रेस की सरकार भी कर्नाटक में चल चुकी है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी के आगे कोई पार्टी नहीं टिक पाई है। ऐसे में नीतीश कुमार चाहते हैं कि सभी दल अगर एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराना सफल हो सकता है। और पिछले दिनों तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। जितना संभव था उतना हम सेवा किए, इतना तो हम लोग कर ही रहे, और जो बाकी भी कुछ भी होगा आपको आगे भी तो तेजस्वी जी पूरा काम को करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए बहुत लोग आपस में फिर झंझट कराना चाहे, मत किसी के बात में झंझट करिएगा। आपस में एकजुटता रखना चाहे, सबको मिल करके एक साथ से काम करना है और कहीं कोई किसी तरह का आपस में विवाद नहीं करना है। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे? जानकार क्या मानते हैं, जरा सुनिए। केंद्र में ब्रांड मोदी को चैलेंज करने का नीतीश कुमार ने ठान रखा है। इसी सिलसिले में उन्होंने जनता दल के पुराने साथियों से कहीं न कहीं बात की है। यदि पुराने साथियों को एक प्लेटफॉर्म में लाने में नीतीश कुमार सफल रहते हैं तो कहीं न कहीं 2024 का चुनाव नीतीश वर्सेज नरेंद्र मोदी हो सकता है। यदि जनता दल परिवार को वो एक करने में सफल होते हैं तो 2024 में नरेंद्र मोदी वर्सेज नीतीश कुमार का चुनाव कहीं न कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो कहीं न कहीं यदि नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगियों को एक प्लेटफॉर्म लाने में सफल रहते हैं तो 2024 में कहीं न कहीं जो लोकसभा चुनाव होंगे वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बिहार में बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार दिल्ली आकर कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात भी कर चुके हैं। तब नीतीश कुमार ने राहुल गांधी, कुमारस्वामी, अरविंद केजरीवाल, ओपी चौटाला, शरद पवार और लिफ्ट के कई नेताओं से मिलकर विपक्षी एकता में शामिल होने की गुजारिश भी की थी। लेकिन तेलंगाना के सीएम केसीआर भी खुद को 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं। अपनी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर चुके हैं। दिल्ली में अपने राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया है। ताकत के लिहाज से देखा जाए तो केसीआर की पार्टी बीआरएस की लोकसभा में 9 सांसद हैं, जबकि 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा में 104 सीटों के साथ बहुमत की सरकार चला रहे हैं। खुद प्रदेश के सीएम भी हैं। लेकिन अब 2024 के लिहाज से खुद केसीआर भी तमाम विपक्षी दलों को एक साथ आने की अपील कर रहे हैं। हम जरूर बैठेंगे। भाजपा के जितना विरोधी दल है इस देश में उनको सब एकजुट करने की हर संभव प्रयास हम करेंगे। अब इससे बढ़िया बात आपको क्या कहें? इसके बाद में बैठक में सर्वानुमति से, सर्वसहमति से जो बात निकल कर आती है वो विस्तार रूप में हम आपको बताएंगे। इधर दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी 2024 के लिए ताल ठोक रहे हैं। मौजूदा वक्त में लोकसभा में आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं है, लेकिन दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं। हाल ही में गुजरात में हुए चुनाव में भी 5 सीट जीतकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। गुजरात विधानसभा में 13% वोट और 5 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने आप को विपक्ष का बड़ा चेहरा बनाने की दावेदारी पेश कर रहे हैं। और हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने हिंदुस्तान को नंबर 1 बनाने का मिशन भी शुरू किया है। हमारे देश में बेस्ट इंजीनियर हैं, बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट वकील हैं, बेस्ट साइंटिस्ट हैं, बेस्ट किसान हैं। किस चीज की कमी है हमारे देश में? लेकिन एक ही शर्त है, देश के 130 करोड़ लोगों को अब साथ आना पड़ेगा। अब देश के लोगों को बागडोर संभालनी पड़ेगी, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते। 75 साल पहले
जब सारा देश इकट्ठा हुआ था तो हमने अंग्रेजों को बाहर फेंक दिया था। आज 75 साल के बाद अगर हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो दोस्तों भारत को नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब जरा विपक्ष के बाकी दलों की ताकत जान लीजिए। कांग्रेस के लोकसभा में 53 सांसद हैं। इसके अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि झारखंड और तमिलनाडु की सरकार में सहयोगी दल की भूमिका निभा रहे हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी का लोकसभा में 23 सांसद हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार है। एनसीपी के 5 सांसद हैं और महाराष्ट्र में 53 विधायक हैं। इसके अलावा डीएमके के 24 लोकसभा मेंबर हैं और तमिलनाडु में पार्टी चीफ एमके स्टैलिन पूर्ण बहुमत वाली सरकार में सीएम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भले ही कोई विपक्षी दल अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सामने ना टिकता हो, लेकिन अपने अपने राज्य में प्रभाव होने की वजह से सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा भी है, जो शायद विपक्षी एकता में खलल डाल सकती है। विपक्षी एकता का कोई आधार, कोई सूत्र कहीं से दिखे तो उसके बाद ही कहा जा सकता है कि विपक्षी एकता की ताकत बन रही है और वो मोदी को मुकाबला देंगे। तो अगर सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती है, वो एकजुटता हमें प्री पोल अलायंस में दिखे या पोस्ट पोल अलायंस में दिखे, तो निश्चित रूप से मोदी का मुकाबला किया जा सकता है, मोदी को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन उसका कहीं कोई दिखे तो कि उसकी पटकथा कहाँ लिखी जा रही है। जब तक अलग अलग पार्टियां, भले उनकी विचारधारा अलग हो, अलग अलग नीतियों को लेकर के वो अपने जनता के बीच में पॉपुलर हैं, लेकिन जब तक एकजुट नहीं होते हैं तब तक विपक्षी एकता दिख नहीं रही है। और जब तक विपक्षी एकता दिखेगी नहीं, वैसी स्थिति में अभी ये कहना थोड़ा प्रीमेच्योर्ड होगा कि हाँ ये मोदी को चुनौती दे पाएंगे, मोदी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। अब जरा देश के मैप के जरिए समझिए कि इस वक्त देश में बीजेपी और बाकी विपक्षी दलों की क्या स्थिति है। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और हरियाणा समेत 11 राज्यों में इस वक्त बीजेपी की अकेले दम पर सरकार है, जबकि महाराष्ट्र और मेघालय समेत 6 राज्यों की सरकार में सहयोगी दल है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सरकार है। छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस सहयोगी की भूमिका में है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी है। तेलंगाना में बीआरएस और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, ओडिशा में बीजेडी और केरल में सीपीआई-एम की सरकार है। इन सब के बावजूद पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी एक छत्र राज कर रही है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं।